वास्तव में देखें तो सरकार का जो दबाव रहा उससे ज्यादा असर किया है मीडिया के खुद के सरेंडर करने की पॉलिसी ने, प्रवृत्ति ने, रुझान ने, जो भी कहिए। जो गोदी मीडिया टाइप के शब्द जो चला दिए गए, उस मीडिया को गोदी मीडिया कह देना, जिसको ब्राह्मणवादी मीडिया कहना चाहिए था, जिसको मनुवादी मीडिया कहा जाना चाहिए था। दूसरा दौर हमने वो भी देखा है जब मंडल कमीशन की ही काट के लिए मंदिर यात्रा, रथ यात्रा लेके आडवाणी निकले, तो देखा हमने जिन लोगों के लिए मंडल आयोग लागू किया गया था, वो लोग ही मंडल लागू करने वाले लोगों को छोड़ के सब मंदिर बनाने निकल पड़े थे। तो एक ही तबके के लोग जो हैं वो मीडिया के मालिक हैं, वही जो उसके संपादक हैं, चैनल हेड हैं, और उसके बाद भी जो हायरकी में देखें पूरा सिस्टम उन्हीं के हाथ में है। तो और वो तबका ऐसा तबका है कि उनको अपने हित के अलावा और किसी के हित से कोई लेना देना है नहीं। अपना जातीय हित वो उनके लिए सर्वोपरि है, अपना वर्गीय हित वो सबसे ऊपर है। अगर सारा मीडिया एक तरफ बात करने लगा है तो फिर दूसरे जो बात कहने के लिए उसके लिए गुंजाइश तो खाली है, वो जगह खाली तो नहीं रहेगी। तो सोशल मीडिया में और बहुजन उन्होंने उसको भरने की कोशिश की है। दिक्कत इसमें क्या हुई है, इन जो चालाक और धूर्त लोग हैं ऐसी बातें करते हैं कि मोटे तौर पर लगता है कि ये सरकार से सवाल कर रहे हैं, लेकिन वो सरकार के लिए सेफ्टी वाल्व का काम करते हैं। वो सारे यहाँ पर कूद पड़े हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि भाई भारत जो है वो लोकतंत्र की माँ है, जननी है। प्रधानमंत्री के रूप में तो जो दावे किए जाने चाहिए वो तो अपना करें। कौन सरकार है जो कहती है कि हमारी सरकार अच्छी नहीं चल रही है? कौन कहता है कि नहीं हमारे में नागरिक स्वतंत्रता नहीं है? कौन तानाशाह कहता है कि हमारे यहाँ पर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? टाटा नगर जो झारखंड में जो बसाया गया 108 गांव वहाँ पे विस्थापित किए गए थे। विकास करना है भाई, विकास बहुत जरूरी है। सारे आदिवासियों के गांव थे, उनकी संख्या कहाँ गई कोई हिसाब नहीं, कोई पुनर्वास नहीं, कोई कुछ, गायब ही हो गए। 108 गांव विस्थापित कर दिए गए। टाटा का तो कितना बड़ा योगदान माना जाता है कि टाटा ना होता तो वही ये ना होता, ये ना हो पाता, ये सब करना जरूरी है। कुछ लोगों का विकास जो हो रहा है, तो ऐसा विकसित राष्ट्र बने तो फिर किनका बने? आप कहते हैं कि डैम बनना बहुत जरूरी है, बनाइए, चलिए दिल्ली में बना दीजिए डैम। तो आप एक तबके को लगातार शोषित करके आप बनाते जाएं। पूंजीवादियों को या पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये जो हो रहा है, बिल्कुल वही हो रहा है। इसमें आप जो पहले कभी होता था ना कि कोई मंदिर बन रहा है, कोई सड़क बन रही है, कोई भी बड़ा हो रहा है, तो कुछ लोगों की बलि चढ़ाई जाती थी। बदले रूप में वही अभी जा रही है, गरीबों की बलि चढ़ाई जा रही है, गरीबों पूंजीपतियों को बढ़ाने। बिल्कुल बिल्कुल। जो बीजेपी की सरकार जो है वो मूल रूप से इनकी स्ट्रेटजी इवेंट वाली रही है, तो उस तरीके से वो करते रहते हैं कि हाँ ये अमृतकाल हो गया, अब ये अलग अलग तरीके से नाम देके और माहौल बनाने की कोशिश रहती है। और क्योंकि ये रणनीति कामयाब भी हो रही है। यूजीसी के बारे में सर बात करूंगा, नए जो रेगुलेशन आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक रणनीतिक चाल थी, ये कर देंगे तो जो सवर्ण तबका है वो विरोध करेगा, तो जो बाकी लोग हैं उनको लगेगा कि देखिए ये सरकार हमारे हित की है। उसका असर थोड़ा थोड़ा पड़ता दिखा भी, वरना ये कोई यूजीसी लाने वाले आदमी थोड़ी है ये। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुजन फ्रंटलाइन और मैं सुशील कुमार। दोस्तों आज हम एक खास इंटरव्यू करने जा रहे हैं बहुजन फ्रंटलाइन पर। ये एक पॉडकास्ट जो है हम शुरू कर रहे हैं और इसमें हम एक लंबे इंटरव्यू और एक लंबी बातचीत जो है करेंगे कुछ खास शख्सियत से। आज हमारे साथ में महेंद्र यादव जी हैं जो एक सीनियर पत्रकार हैं, बहुत लंबे समय से पत्रकारिता में काम कर रहे हैं। आज हम उनसे कुछ अनुभव उनके लेंगे पत्रकारिता को लेकर के और पूरे जो देश दुनिया में जो पूरे मुद्दे हैं उनको लेकर के वो क्या सोचते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि पत्रकारिता की जो स्थिति है उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं कि आपने पत्रकारिता की कब शुरुआत की, कैसे आपकी जर्नी रही, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो पत्रकारिता की शुरुआत ग्रेजुएशन के समय की थी और बहुत ही छोटे स्तर से जो शुरुआत होती है अखबारों में संपादक के नाम पत्र लिखना, वहाँ से शुरू की थी। 89 से 90 के आसपास की बात थी। ग्रेजुएशन आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से कहाँ से किया था? मध्य प्रदेश में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, और मेरा जो कॉलेज था वो महाराजा कॉलेज छतरपुर। उसके बाद में फिर मैंने यही पत्रकार बनना है तो क्या किया जाए, तो मैंने फिर दिल्ली में IIMC से एक दो बार अप्लाई किया। जी हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से जी, तो वहाँ पे हुआ, एडमिशन हो गया वहाँ। हाँ अच्छा। तो उसके बाद से फिर तो यहीं पे शुरू हो गया दौर जी। शुरुआती दौर में जो
जो वो स्थिति तब थी, वो स्थिति कई मामलों में अब भी है। मीडिया की फील्ड मोटे तौर पर जो है यहाँ पर भी पूरी तरीके से एक तबके विशेष का ही पूरा नियंत्रण तब रहा है, वो अब भी है। उसकी वजह से तो तमाम दिक्कतें आती ही रही हैं। तो सर आईआईएमसी से निकलने के बाद आपने जो पहली ज्वाइनिंग है वो कहाँ पे की? पहला जॉब था जो रेगुलर था वो था सीबीटी में, हिंदी के सब एडिटर के रूप में था। अच्छा। वो उसमें वहाँ पर करीब 2-2.5 साल मैंने वहाँ पर काम किया। 2004 में फिर मेरा जब सहारा टीवी में जब हुआ, मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब हुई थी, तो उस दौर में हमने सब देखा कि किस तरीके से एक तबके मतलब जो सवर्ण छात्रों का जो आंदोलन था उसको छात्रों का आंदोलन कहा गया जी। और ये अभी भी होता है। कभी भी बीच में एम्स के डॉक्टरों ने, सवर्ण डॉक्टरों ने जब भी इस तरह का कोई आंदोलन किया या कुछ भी किया तो कहा एम्स के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। उस समय ये नहीं बताते हैं कि जब ये सवर्ण डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं तो उसी समय जो ओबीसी के और एससी एसटी के डॉक्टर हैं वो लगातार अपनी ओपीडी चला रहे हैं, बाकायदा काम चला रहे हैं। दूसरा दौर हमने वो भी देखा है जब मंडल कमीशन की ही काट के लिए मंदिर यात्रा, रथ यात्रा लेके आडवाणी निकले, तो देखा हमने जिन लोगों के लिए मंडल आयोग लागू किया गया था वो लोग ही मंडल लागू करने वाले लोगों को छोड़ के सब मंदिर बनाने निकल पड़े थे। उससे बड़ा राजनीतिक नुकसान हुआ, देश का नुकसान हुआ। और अभी की जो मीडिया की स्थिति है और आप जब पहले की जो स्थिति देखते हैं तो कितना अंतर महसूस करते हैं? मीडिया के ऊपर वास्तव में देखें तो सरकार का जो दबाव रहा उससे ज़्यादा असर किया है मीडिया के खुद के सरेंडर करने की पॉलिसी ने, प्रवृत्ति ने, रुझान ने, जो भी कहिए। इमरजेंसी का दौर तो बहुत बुरा था ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यह बात भी सही है कि 2014 के बाद से हालात और ज़्यादा खराब हुए हैं। लेकिन जो गोदी मीडिया टाइप के शब्द जो चला दिए गए, ये भी हम लोगों के खिलाफ साजिश ही रही है। उस मीडिया को गोदी मीडिया कह देना, जिसको ब्राह्मणवादी मीडिया कहना चाहिए था, जिसको मनुवादी मीडिया कहा जाना चाहिए था, और निश्चित ही कहा जाता, इस मीडिया पर वो टैग लगने ही वाला था। अच्छा। तो तब तक हमारे ही जो लोग लगते हैं ऐसे कुछ पत्रकार जो मोटे तौर पर लगता है कि हमारे हित की बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इनके जाति हित दूसरे थे तो उन्होंने जल्दी से गोदी मीडिया शब्द चला दिया और उसको इतना ज्यादा प्रचारित कर दिया कि गोदी मीडिया जैसी कहीं कोई बात नहीं है। सरकार का दबाव अभी ना भी रहे तब भी ये सारे चैनल जो हैं वो पूरी तरीके से भाजपा का ही गुणगान उनको करना ही करना है। मतलब एक बात जो कही जाती है कि भाई दबाव है पत्रकारों पर या मीडिया पर, वो ऐसी चीजें नहीं है, खुद मतलब इन लोगों ने समझौता कर रखा है। दबाव है, लेकिन जिस दिशा में दबाव है उस दिशा में दबने के लिए ये खुद भी तैयार हैं, तो उसमें कहीं कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। जिस भी फील्ड में, जिस भी सेक्टर में डाइवर्सिटी नहीं होगी, एक ही तबके के लोग होंगे, वहाँ पर इस तरह की कमियां आना ही आना है। तो एक ही तबके के लोग जो हैं वो मीडिया के मालिक हैं, वही जो उसके संपादक हैं, चैनल हेड हैं, और उसके बाद भी जो हायरकी में देखें पूरा सिस्टम उन्हीं के हाथ में है। तो और वो तबका ऐसा तबका है कि उनको अपने हित के अलावा और किसी के हित से कोई लेना देना है नहीं। अपना जातीय हित वो उनके लिए सर्वोपरि है, अपना वर्गीय हित वो सबसे ऊपर है। क्या लगता है सर कि ऐसा भी लगता है कि जो खास मीडिया की जो वैचारिकी है वो उस विचारधारा को जो है अभी की मौजूदा सत्ताधारी दल जो है वो सूट करता है, तो कुछ वैचारिक समर्थन की वजह से भी जो है मीडिया का जो है सत्ता पक्ष की तरफ रुख है? जो लोग मीडिया में काम कर रहे हैं वो वास्तव में मीडिया के सरकार के द्वारा खरीदे हुए नहीं हैं, ये खुद भी भाजपाई ही हैं। अगर मीडिया काम करता है और आप कहें कि मीडिया निष्पक्ष नहीं है तो मुझे लगता है कि ये आकलन सही नहीं है। भाई जो भाजपा का है वो भाजपा का काम कर रहा है, तो ये खुद भी भाजपाई हैं। और
जब भाजपा उतनी मजबूत नहीं थी तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के साथ में होते थे। अच्छा सर, पार्टी जब का हिस्सा से है देखा है हमने कि करीब पिछले 10 सालों में सोशल मीडिया का चलन सबसे ज़्यादा बढ़ा है और इसमें एक बहुजन मीडिया जैसा शब्द भी जो है निकल कर आया है। तमाम लोग जो है जो वंचित समाज के मुद्दे जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठाता, अखबार नहीं उठाता, वो उठाते हैं। तो उनको आप किस तरह में देख रहे हैं कि उनकी क्या जो है सार्थकता है? एक बड़ा तबका है हम लोगों का जो हो सकता है राजनीतिक सफलता उतनी ना पा रहा हो। बीएसपी भी देखें तो राजनीतिक सफलता नहीं पा रही है, एक भी सांसद उनका नहीं है। राज्यसभा में भी लगभग साफ हो चुकी है, लेकिन एक बड़ा तबका इनका समर्थक तो है। और ऐसे ही सभी पार्टियों का ले लीजिए, बिल्कुल। तो उसको एड्रेस करने के लिए चैनल शुरू हुए और लगातार अच्छा भी काम कर रहे हैं। अगर सारा मीडिया एक तरफ बात करने लगा है तो फिर दूसरे जो बात कहने के लिए उसके लिए गुंजाइश तो खाली है, वो जगह खाली तो नहीं रहेगी। वो सोशल मीडिया में और बहुजन उन्होंने उसको भरने की कोशिश की है। दिक्कत इसमें क्या हुई है, इन जो चालाक और धूर्त लोग हैं ऐसी बातें करते हैं कि मोटे तौर पर लगता है कि ये सरकार से सवाल कर रहे हैं, लेकिन वो सरकार के लिए सेफ्टी वाल्व का काम करते हैं। वो सारे यहाँ पर हम कूद पड़े हैं, कई सारे हैं, रवीश कुमार से लेके पूर्ण वाजपेयी, अभिसार शर्मा, ये सब जो हैं जो इनका एक दायरा फिक्स रहता है कि उस दायरे के अंतर के बाहर इन्हें सरकार पर अटैक नहीं करना है और जो भी करना है उससे सरकार का किसी भी तरीके से राजनीतिक नुकसान ना हो। जनता के अंदर ये भाव जाए कि ये हमारे हितैषी हैं और हम उनके चैनल देखें, हम इनके व्यूज इनको मिलते रहें। ये इसमें एक जो है माइनस पॉइंट वो जोड़ गया है। एक और सवाल है सर, कल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट आई है और 180 देशों का जो है उसमें नाम है कि किस देश की पत्रकारिता और उसकी कितनी स्वतंत्रता है। उसमें जो है हम देख रहे हैं कि भारत 2025 में 151वें स्थान पर था और अब 157वें स्थान पर आ गया है। तो ये जो स्थिति है उसके आगे भी अगर और नीचे गिरने की गुंजाइश अगर होगी तो भारत वहाँ भी पहुँचेगा। मूल कारण वही है, डाइवर्सिटी नहीं है वहाँ पे, एक ही तबका बैठा है। अब एक ही तबके को तो आप सीधा अगर सेना में भी सिर्फ एक जाति के लोग भर देंगे तो सेना का परफॉर्मेंस वैसा नहीं रह पाएगा। डॉक्टर आप अगर केवल एक ही जाति के बनाने शुरू कर देंगे तो तमाम बुराइयां उस पेशे में भी पहुंच जाएंगी। तो पत्रकारिता में अगर एक ही तबके के लोग हैं, जब संपादन कक्ष में, न्यूज रूम में मीटिंग होती है तो हाँ, लगभग सहमति रहती है, कौन सी खबर लेनी है, उस पर कहीं कोई ऐसी डिबेट नहीं होती है कि कोई बोले कि नहीं यार ये खबर हमें लेनी चाहिए, कोई कहे कि नहीं ये खबर लेनी चाहिए, क्योंकि वो एक ही तरीके के, एक ही तबके के सोच बैठे हैं। कई बार ये होता है कि नहीं भाई नए नए आइडिया चाहिए, नए नए आइडिया दीजिए। एक बार ऐसा हुआ भी। अच्छा। तो एक जो बड़े पत्रकार थे उन्होंने कहा नए नए आइडिया दीजिए, सब लोग आइडिया दिए, तो हमने फिर दिए नए नए आइडिया। अच्छा। तो फिर बोले अरे इसमें तो देखिए फिर ये हो जाएगा, फिर इसमें तो वो नहीं मिलेगा, फिर इसमें तो रेवेन्यू नहीं मिलेगा, फिर वो नहीं मिलेगा। तो हमने कहा फिर देखिए फिर आपके यहाँ डाइवर्सिटी है कहाँ, सारे जैसे ये लोग यहीं तो बैठे हैं, तो जो आइडिया मेरे मन में आएगा वही आइडिया इनके मन में आएगा। मैंने कहा कहाँ पे यहाँ पर कोई एसटी है, कोई एक भी ट्राइबल है यहाँ पर, कोई शेड्यूल कास्ट का भी कोई भूले भटके एक आध होगा, ओबीसी का भी कोई एक दो होंगे। तो जब सारे 32 दांतों के बीच में रहना है तो फिर वो भी उस तरीके से मुखर नहीं हो सकते, होंगे तो बाहर कर दिए जाएंगे। इस आधार पर नहीं किया जाएंगे कि इन्होंने ये बात की, किसी दूसरा आरोप लगा के, किसी दूसरी कमी निकाल के उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये स्थिति है न्यूज रूम की। तो ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहा जाता है, तो इसे फिर क्या कहा जाए कि भाई आप कह रहे हैं गोदी मीडिया भी नहीं है, ये तो और भी ज़्यादा ये ब्राह्मणवादी मीडिया है, इसको मनुवादी मीडिया कहिए या राजनीतिक दल के हिसाब से कहिए तो सीधा भाजपाई मीडिया कहिए, बिल्कुल भाजपा मीडिया कहिए भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इनका तय रहता है कि ये भाजपा का समर्थन करेंगे या फिर विशेष स्थिति में कांग्रेस का कर सकते हैं। भाजपा और केजरीवाल दो पार्टियां इनकी अभी मुख्य हैं जिनको मीडिया फुल सपोर्ट करती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि भाई भारत जो है वो लोकतंत्र की माँ है, जननी है,
प्रधानमंत्री के रूप में तो जो दावे किए जाने चाहिए वो तो अपना करें। कौन सरकार है जो कहती है कि हमारी सरकार अच्छी नहीं चल रही है? कौन कहता है कि नहीं हमारे में नागरिक स्वतंत्रता नहीं है? कौन तानाशाह कहता है कि हमारे यहाँ पर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है? तो वो तो सब करेंगे ही करेंगे। एक पत्रकार के तौर पर आप कैसे देखते हैं मौजूदा हालातों को, और ये दावे किए जाते हैं कि भाई 2047 में भारत जो है विकसित राष्ट्र बन जाएगा? देखिए, विकास का तो नाम सुन के मुझे डर लगने लगता है। अच्छा। जितना भव्य विकास होता है उसके पीछे उतना ही शोषण होगा, चाहे कोई भी हो। चाहे आप अस्पताल की ही बात क्यों ना करें, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बड़े स्कूल, बड़ी यूनिवर्सिटी, वो तो ठीक ही है, ठीक है। आप अस्पताल की भी बात करें कि बड़ा सा अस्पताल बन रहा है तो समझिए कि 10, 15, 20 गाँव का सफाया हो गया। टाटा नगर जो झारखंड में जो बसाया गया, 108 गांव वहां पे विस्थापित किए गए थे। विकास करना है भाई, विकास बहुत जरूरी है। एक और वो सारे आदिवासियों के गांव थे, उनकी संख्या कहाँ गई कोई हिसाब नहीं, कोई पुनर्वास नहीं, कोई कुछ, गायब ही हो गए। और आदिवासियों की जो जीवन शैली है वो ऐसी है कि उनको अगर अपनी जगह से हटा के आप कहीं और स्थापित करना भी चाहें तो वो नहीं हो पाएंगे, नहीं रह पाएंगे वहाँ पे। 108 गांव स्थापित कर दिए गए। वो टाटा का तो कितना बड़ा योगदान माना जाता है कि टाटा ना होता तो ये ना होता, ये ना हो पाता, ये सब करना जरूरी है। कुछ लोगों का विकास जो हो रहा है, तो ऐसा विकसित राष्ट्र बने तो फिर किनका बनेगा? आप कहते हैं कि डैम बनना बहुत जरूरी है, बनाइए, चलिए दिल्ली में बना दीजिए डैम। मेन दिल्ली जो लुटिया सी दिल्ली है वहाँ पर डैम बना दीजिए। मध्य प्रदेश में या कहीं भी बांध बनते हैं, विस्थापित लोग विरोध करते हैं तो उनको कहा जाता है कि विकास विरोधी हैं, इनको फॉरेन फंडिंग से इनको सपोर्ट किया जा रहा है। क्योंकि बांध बनना है या कोई भी कंस्ट्रक्शन होना है तो वो तो ज़रूरी है, तो ये उसको विकास को रोक रहे हैं। फिर उनको अर्बन नक्सल कह दिया जाएगा, अपराधी कह दिया जाएगा, कुछ भी जो भी सरकार को सूट करता है वो कह देते हैं। लेकिन यही अगर बांध बनना है तो वही बांध तो सबके लिए ज़रूरी है ना, सबको ही उसके लिए कुर्बानी दे। बड़ी यूनिवर्सिटी बननी है तो सबको ही उसके लिए कुर्बानी दे, तो बना दीजिए, डिफेंस कॉलोनी में बना दीजिए बड़ी यूनिवर्सिटी, सारे लोगों को विस्थापित कर दीजिए। तब देखिए फिर तब ये विकास विरोधी कौन है और कौन विकास का समर्थक, ये सामने आ जाएंगे। तो आप एक तबके को लगातार शोषित करके आप बनाते जाएं। पूंजीवादियों को या पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये जो हो रहा है, बिल्कुल वही हो रहा है। जिसमें आप जो पहले कभी होता था ना कि कोई मंदिर बन रहा है, कोई सड़क बन रही है, कोई भी बड़ा हो रहा है तो कुछ लोगों की बलि चढ़ाई जाती थी, ऐसा मिलता है इतिहास। बदले रूप में वही अभी जारी है, गरीबों की बलि चढ़ाई जा रही है, गरीबों पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अमृतकाल का एक आपने शब्द सुना होगा इस सरकार में कि भाई ये जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? अमृतकाल के दौर में ही आप जब 2014 की बात करते हैं, 2014 में के बाद में आप मीडिया की आप बात करते हैं, 2014 में आप प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं, 2014 के बाद आप आंदोलन की जो स्थिति है उसकी बात करते हैं, तो दोनों चीज़ें एक साथ ही तो चल रही हैं। पर अगर अमृतकाल है तो फिर ये सब क्या है? जो बीजेपी की सरकार जो है वो मूल रूप से इनकी स्ट्रेटजी इवेंट वाली रही है, तो उस तरीके से वो करते रहते हैं कि हाँ ये अमृतकाल हो गया, अब ये अलग अलग तरीके से नाम देके और माहौल बनाने की कोशिश रहती है। और चूंकि ये रणनीति कामयाब भी हो रही है। हिंदू राष्ट्र की बात बड़ी कही जा रही है, तमाम बीजेपी ने अपने बाबा लगा दिए हैं, वो जो है इस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, मीडिया तो पूरा कर ही रहा है। तो ये जो चल रहा है इस पर आपके मन में क्या ख्याल? कहाँ होती है हिंदू राष्ट्र की बात? तो पहले होती थी जब राम मंदिर बनना था, उसके पहले 90-92 तब लिखते थे गर्व से कहो हिंदू हैं। अब तो हिंदू शब्द धीरे धीरे गायब करते जा रहे हैं। अब ये सनातन शब्द लेके आए हैं। पहले आर्य शब्द चलता था, और पहले जाए आर्य पुत्र, हे आर्य पुत्र, आर्य शब्द चलता था। अच्छा। फिर क्योंकि बहुत सारी जातियों को सबको समेट के हिंदू के दायरे में लाना था तो हिंदू शब्द चलने लगा। अब लगा कि उसमें भी वो काम नहीं बन पा रहा है, तो फिर अब इन्होंने सनातन शब्द चलना शुरू किया। तो अभी जो हिंदू राष्ट्र हो रहा है कुछ दिनों में आप देखेंगे कि इसको फिर सनातन राष्ट्र का नाम लेकिन ये सनातन राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है, क्या ये वाकई ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ये तो आरएसएस के लोग भी, मोहन भागवत भी खुद भी कह देते हैं कि
ऐसा कोई भारत तो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, पहले से ही सनातन राष्ट्र है, ऐसा करने की। लेकिन ये कि मुद्दा उठाए रहते हैं, तो ये जो हमारे SC OBC और ST के लोग हैं, इन लोगों को बहुत अच्छा सा लगने लगता है और ये उनके पीछे भक्त बने रहते हैं, उनके उस रणनीति के काम में वो आते हैं। UGC के बारे में सर बात करूँगा। नए जो रेगुलेशन आए, बड़ी खुशी हुई बहुजन समाज के लोगों को, SC ST OBC के लोग पहली बार लगा कि किसी BJP के फैसले से जो है तारीफ़ कर रहे थे और सवर्ण विरोध कर रहे थे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। कैसे देखते हैं ये जो पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक रणनीतिक चाल थी कि इस बहाने ये कर देंगे तो जो सवर्ण तबका है वो विरोध करेगा, तो जो बाकी लोग हैं उनको लगेगा कि देखिए ये सरकार हमारे हित की है। तो उसका असर थोड़ा थोड़ा पड़ता दिखा भी। तो बाद में ऊपर उससे उन्होंने स्टे लगवा दिया, तो वो तबका भी खुश है। और वो तबका तो वो है, चाहे उनको आप कुछ भी कहिए, वो तो उनको तो भाजपा को वोट देना ही देना है। लेकिन ये अगर SC OBC ST के अंदर थोड़ी सी भी ये भावना आ रही है कि भाई हमारे लिए कर रही है, तो सरकार को कहीं ना कहीं उससे कुछ तो फ़ायदा होगा, उसके तहत लाएगा। वरना ये कोई UGC लाने वाले आदमी थोड़ी हैं ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ महेंद्र यादव सर थे और इनसे हमने कई सारे मुद्दों पर जो है राय ली, जानकारी ली। आप लोग इस पूरी बातचीत को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।